दोस्तों, अगर आपकी ब्लड शुगर बार बार हाई आ रही है तो सिर्फ मीठा छोड़ देना ही पूरी कहानी नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों में सही फूड, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट और कुछ घर पर मौजूद नेचुरल ड्रिंक से ब्लड शुगर कंट्रोल में काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन कुछ लोगों को मेडिसिन्स और कभी कभी इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरू से आखिर तक यही समझाने वाला हूं कि हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में कौन कौन से फूड काम आ सकते हैं, कौन सी चीज़ें कम करनी चाहिए, कौन सी नेचुरल ड्रिंक से सिर्फ एक हेल्दी चॉइस के साथ आपकी हाई ब्लड शुगर को कम कर सकती है और साथ ही कंट्रोल कर सकती है, और कौन सी ड्रिंक को लोग डायबिटीज़ का इलाज समझ लेते हैं जबकि उसके इलाज के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, और कौन सा घरेलू नुस्खा कुछ सपोर्ट दे सकता है, कौन कौन सी सिर्फ इंटरनेट पर बातें गलत क्लेम के साथ बताई जा रही हैं, और अगर आप सब कुछ करने के बावजूद शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट कब ज़रूरी हो सकता है। इस वीडियो की जानकारी मैंने किसी एक रैंडम वेबसाइट से नहीं उठाई है दोस्तों। मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की डायबिटीज़ गाइडेंस, WHO की हेल्दी डाइट गाइडेंस, WHO की फिजिकल एक्टिविटी गाइडेंस, और इसके अलावा दोस्तों अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिसीज़ की टाइप 2 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ रिमिशन से जुड़ी मेडिकल इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करके इस वीडियो की जानकारी मैंने दोस्तों वो तैयार की है। इसलिए दोस्तों ये जानकारी कोई नॉर्मल जानकारी नहीं है। हर एक बात जो भी मैं आपको बताऊंगा उस बात का मैं साथ में प्रूफ भी दूंगा कि कौन सा फूड, कौन सी ड्रिंक और क्या काम करने से शुगर कम होगी और कंट्रोल रहेगी। हर बात का मैं पहले प्रूफ दूंगा कि ये जो भी बात मैं बता रहा हूँ किस किताब से या किस रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया में हुई रिसर्च में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडिया ICMR डायबिटीज़ रिसर्च से मिले बड़े पॉपुलेशन डेटा से ये बात सामने आई है। दुनिया भर में डायबिटीज़ कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि नई ग्लोबल एस्टीमेट को जब देखा तो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की 2025 की डायबिटीज़ एटलस रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में दुनिया भर में 20 से 79 साल की उम्र के लगभग 589 मिलियन यानी करीब 58 करोड़ 90 लाख अडल्ट डायबिटीज़ के साथ जी रहे थे। यानी लगभग हर 9 में से एक अडल्ट हाई शुगर से जूझ रहा था। और इंडिया की बात करें तो इसी रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में हमारे देश में करीब 89.8 मिलियन यानी लगभग 8 करोड़ 98 लाख अडल्ट्स हाई शुगर से जूझ रहे हैं, और आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने का अनुमान है। इसलिए ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों जिसे इग्नोर किया जाए। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की ब्लड शुगर बढ़ क्यों रही है, और इसे कंट्रोल करने के लिए आखिर कौन से फूड, कौन सी ड्रिंक, कौन सी डेली हैबिट और कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा काम आता है। आज हम इसी को एक एक करके साइंस और रिसर्च के हवाले से समझेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2026 की हेल्दी डाइट गाइडेंस भी बताती है कि डायबिटीज़ के रिस्क को कम करने और ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए ऐसी डाइट ज़्यादा बेहतर हैं जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स और डाइटरी फाइबर जैसे मिनिमली प्रोसेस्ड फूड शामिल हों, और कुछ फूड और घर पर कुछ ऐसी असरदार चीज़ें जैसे मेथी वाटर, सिनेमन वाटर, लेमन वाटर, क्यूमिन सीड वाटर और एप्पल साइडर विनेगर जैसे पॉपुलर ड्रिंक्स आपका हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अब सिर्फ आंकड़े सुनने से आपका शुगर लेवल कम नहीं होने वाला। इसलिए सीधे काम की बात करते हैं। अगर हाई शुगर कंट्रोल करना आपका गोल है तो सबसे पहले आती है एक्सरसाइज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल एक्टिविटी गाइडेंस में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को डायबिटीज़ जैसी क्रोनिक डिसीज़ की प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में यूज़फुल बताया गया है। यानी वॉकिंग और फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ वेट कम करने के लिए नहीं है बल्कि ब्लड शुगर मैनेजमेंट का भी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर हाई शुगर को कंट्रोल करना है तो सबसे पहली बात आती है वॉकिंग की। सुनने में ये बात बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन रिसर्च बताती है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी टाइप 2 डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल एक्टिविटी गाइडेंस में अडल्ट्स के लिए हर हफ्ते कम से कम 150 से 300 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी की सलाह दी गई है, और इसमें ब्रिस्क वॉकिंग भी शामिल है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बनी गाइडेंस भी फिजिकल एक्टिविटी को डायबिटीज़ मैनेजमेंट का हिस्सा मानती है। और वॉकिंग का एक ख़ास फ़ायदा यह है कि जब आप चलते हैं तो आपकी मसल्स एनर्जी के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल करती है, यानी ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को मसल इस्तेमाल करने लगती है। यही वजह है कि रेगुलर वॉकिंग ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मदद कर सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों पर हुई एक सिस्टमेटिक रिव्यू में भी रेगुलर वॉकिंग से ग्लूकोज कंट्रोल में इम्प्रूवमेंट पाया गया है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए दोस्तों, अगर आप खाना खाने के बाद वॉकिंग करते हैं तो इसका असर और भी दिलचस्प हो सकता है। एक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में पाया गया कि खाना खाने के बाद की गई वॉकिंग खाना खाने से काफ़ी देर बाद की गई वॉकिंग की तुलना में खाने के बाद बढ़ने वाली ब्लड शुगर को कम करने में ज़्यादा यूज़फुल थी। मतलब एक बहुत साधारण सी आदत, खाना खाने के बाद थोड़ी देर चलना, आपके पोस्ट मील शुगर स्पाइक को मैनेज करने में मदद कर सकती है। मतलब खाना खाने के बाद आप 10 मिनट ज़रूर चलें, ऐसे आपकी शुगर ऑटोमेटिक कंट्रोल रहेगी। लेकिन सोचिए, जिस चीज़ के लिए आपको कोई महंगा सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए, कोई स्पेशल पाउडर नहीं चाहिए, कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जो है वो नहीं चाहिए, बस अपने शरीर को थोड़ा चलाना है, यही काम हम में से बहुत से लोग रोज़ नहीं कर पाते। और शायद हाई शुगर कंट्रोल करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज दुनिया भर में लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हमें किसी मुश्किल इलाज की तलाश रहती है, लेकिन जो आसान काम रोज़ करना है उसे हम लगातार नहीं करते। इसलिए अगर आप अभी बिल्कुल इनएक्टिव हैं तो शुरुआत बहुत बड़ी मत कीजिए, कोई बात नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार छोटी वॉकिंग से ही शुरू कर लीजिए और धीरे धीरे ड्यूरेशन वो बढ़ाते चले जाएं। WHO भी यही कहती है कि जो लोग रिकमेंडेड एक्टिविटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे अपनी एबिलिटी के अनुसार छोटे अमाउंट से शुरुआत करके धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ा दें। और अब सवाल ये है, अगर वॉकिंग इतनी पावरफुल और सिंपल है तो इसे हाई शुगर वाले व्यक्ति अपनी डेली रूटीन में किस तरीके से करें कि इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा ज़्यादा हो, ये हम आगे जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, वॉकिंग डायबिटीज़ का अकेला इलाज नहीं है और इससे हर व्यक्ति की हाई शुगर पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा दावा साइंस नहीं करती। अगर डायबिटीज़ बहुत आगे निकल चुकी है तो फूड, फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट और कुछ घर की नेचुरल ड्रिंक और ज़रूरत पड़ने पर मेडिसिन, इन सब का सही कॉम्बिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज पूरा कॉम्बिनेशन इस अकेली एक वीडियो में जानेंगे। आज हम हर वो तरीके जानेंगे जिससे हाई शुगर कम होगी और कंट्रोल में रहेगी। और हाँ दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, वेट की बात भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिसीज़ की जानकारी के अनुसार जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनमें लगभग 5 से 7% वेट लॉस भी टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को कम करने या उसे डिले करने में मदद कर सकता है। और कुछ लोगों में ज़्यादा और टिकाऊ वेट लॉस के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ रिमिशन तक देखी गई है। लेकिन रिमिशन को परमानेंट क्यूर नहीं कहा जाता, क्योंकि वेट वापस बढ़ने पर ब्लड शुगर फिर बढ़ सकती है। इसलिए आज की वीडियो में हम एक ड्रिंक पीजिए और डायबिटीज़ ख़त्म वाली बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि साइंस के हिसाब से वास्तव में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा काम की हैं। और दोस्तों, आप अभी कमेंट में अपनी सबसे बड़ी परेशानी ज़रूर बताइए। आपकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा रहती है, खाने के बाद शुगर बढ़ती है, HbA1c ज़्यादा आया है, वेट बढ़ा हुआ है, या आपको समझ ही नहीं आता कि रोज़ खाना क्या चाहिए। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखिए। आज तक हमारे चैनल पर जिसने भी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में सवाल पूछा है, हमने अपनी तरफ से जितनी मदद संभव हुई उतना जवाब देने की कोशिश की है। हो सकता है जवाब देने में थोड़ा समय लगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट का जवाब 24 से 48 घंटे के अंदर ज़रूर मिले। क्योंकि हेल्थ एजुकेटर बनाने का हमारा मकसद सिर्फ वीडियोस डालना नहीं है, हमारा मकसद है कि लोगों को अपनी हेल्थ समझने में मदद मिले, गलत हेल्थ हैक्स की वजह से टाइम और पैसा बर्बाद ना हो और सही समय पर सही फैसला लिया जा सके। दोस्तों, मैं हूं हेल्थ एजुकेटर माज। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार तक भी ऐसी आसान और साइंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो यूजफुल लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, हाई ब्लड शुगर का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने कल मिठाई खा ली। शरीर के अंदर असली कहानी इंसुलिन और ग्लूकोज की है। जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है। इसके बाद इंसुलिन शरीर की सेल्स को सिग्नल देता है कि इस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाए।
लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाता। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है और धीरे धीरे ब्लड शुगर बढ़ सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायबिटीज़ गाइडेंस भी बताती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर इंसुलिन को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता और ओवरवेट, कम फिजिकल एक्टिविटी और जेनेटिक फैक्टर्स इसके रिस्क को बढ़ा सकते हैं। अब यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगर समस्या सिर्फ शुगर खाने की होती तो हर व्यक्ति सिर्फ मीठा छोड़कर डायबिटीज से बच जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आगे हम एक एक करके ये समझेंगे कि रोज की प्लेट में क्या बदलाव करना है, कौन सी चीज़ें खाने से ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ सकती है, कौन सा फूड बेहतर चॉइस हो सकता है, कौन सी पॉपुलर नेचुरल ड्रिंक, सिर्फ एक ड्रिंक आपका हाई ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकती है, और कौन कौन सी चीज़ों के पीछे वास्तव में ह्यूमन रिसर्च मौजूद है। और सबसे आखिर में मैं आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट काम बताऊंगा जिन पर हाई शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। और उन 5 में से अगर सिर्फ एक चीज़ चुननी पड़े तो एविडेंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों को देखते हुए मैं किसे सबसे पहले चुनूंगा, यही बात आगे सबसे ज़्यादा ध्यान से समझिए। अब दोस्तों एक एक करके उन ड्रिंक्स और घरेलू चीज़ों की बात करते हैं जिनके बारे में हाई शुगर को कंट्रोल करने को लेकर साइंस सबसे ज़्यादा बातें किन चीज़ों के बारे में करती है। सबसे पहले आता है मेथी पानी। मेथी के सीड्स में सोल्यूबल फाइबर और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिस पर डायबिटीज़ के संदर्भ में रिसर्च हुई है। कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ और रिव्यूज़ में मेथी से ब्लड शुगर में इंप्रूवमेंट के संकेत मिले हैं, लेकिन स्टडीज़ छोटी है और रिजल्ट्स पूरी तरह कंसिस्टेंट नहीं है। इसलिए मेथी पानी को डायबिटीज़ की मेडिसिन या इलाज का रिप्लेसमेंट कहना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक रिसर्च ये बताती है कि हाई शुगर को कंट्रोल करने के संकेत पाए गए हैं। इसलिए मेथी पसंद है तो इसे फूड के रूप में डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। मेथी का पानी भी पिया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी ऐसी चीज़ पर जो आपकी शुगर को कंट्रोल में कर सकती है और कम कर सकती है, वो है आपकी दालचीनी पानी। दोस्तों सिनमन को लेकर रिसर्च में मेथी से भी ज़्यादा चर्चा रही। कुछ रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स और मेटा एनालिसिस में सिनमन सप्लीमेंट्स लेने वाले टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों में फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c में कुछ कमी देखी गई है, लेकिन अलग अलग स्टडीज़ के रिजल्ट्स काफ़ी अलग रहे हैं और ये साबित नहीं हुआ कि सिनमन अकेले डायबिटीज़ को उस तरह कंट्रोल कर सकती है जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट करता है। साल 2025 में एक सिस्टमेटिक रिव्यू में 28 रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स और 3054 लोगों के डेटा को मिलाकर सिनमन के इफेक्ट्स देखे और ब्लड शुगर में कुछ रिडक्शन पाया, लेकिन स्टडीज़ के बीच काफ़ी वेरिएशन भी था। इसलिए सिनमन को सपोर्टिव फूड या स्पाइस की तरह देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है, डायबिटीज़ की मेडिसिन की तरह नहीं देखा जा सकता। और यहाँ एक ज़रूरी बात और है, सिनमन की बड़ी मात्रा या सप्लीमेंट्स फॉर्म हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती, इसलिए जितनी ज़्यादा सिनमन उतना ज़्यादा फ़ायदा वाली सोच बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन दोस्तों साइंस इस बात को मानती है कि दालचीनी से शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है, इसलिए दालचीनी का इस्तेमाल आप चाय में डालकर करें, बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाय में डालकर करें तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी शुगर वो कंट्रोल में रहेगी। या फिर दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि आप 1 कप पानी को बॉईल पानी में एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालें, अच्छी तरह जब तक पकाएं जब तक पानी में दालचीनी का असर ना आ जाए, और फिर इसे छानकर चाय की तरह पी लें। तो दोस्तों इस तरीके से आप दालचीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शुगर की बीमारी में कंट्रोल करने के लिए या फिर कम करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं फूड्स की जो शुगर को कंट्रोल करने और कम करने में बहुत मदद करते हैं। पहला फूड्स है दोस्तों वो है करेला। करेला में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिन पर ब्लड ग्लूकोज को लेकर रिसर्च हुई है और छोटे ह्यूमन स्टडीज़ में कुछ संभावित बेनिफिट्स के संकेत मिले हैं। इसलिए करेला आपकी डाइट का एक हिस्सा हो सकता है, इसलिए अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा करेले का इस्तेमाल करें। और दोस्तों नंबर 2 पर है नींबू। हाँ दोस्तों लेमन। यहाँ एक छोटी सी बात समझना बहुत ज़रूरी है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है और रिसर्च में ये देखा गया है कि किसी स्टार्ची मील्स जैसे ब्रेड या दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड के साथ लेमन जूस लेने से उस मील के बाद ब्लड शुगर जो तेज़ी से बढ़ती है उसमें कुछ कमी आ सकती है। एक रेंडमाइज्ड क्रॉसओवर स्टडी में हेल्थी अडल्ट्स को ब्रेड के साथ लेमन जूस दिया गया और पानी की तुलना में लेमन जूस लेने पर ब्लड ग्लूकोज का पीक लगभग 30% कम और देर से आया। रिसर्चर्स ने इसका एक पॉसिबल रीज़न ये बताया कि मील की एसिडिटी बढ़ने से सेलिब्री एमाइलेज नाम का जो स्टार्च डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कुछ समय के लिए कम एक्टिव हुआ, जिससे स्टार्च से ग्लूकोज बनने की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई। यानी जो भी आप खाना खाएं उस खाने से जो आपकी शुगर बढ़ाता, तो वो खाना खाने से पहले खाने के साथ में नींबू इस्तेमाल करने से शुगर कंट्रोल में
रहेगी। अगर खाना खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने की चिंता है तो लेमन जैसी एसिडिक चीज़ें एक छोटा सपोर्टिव तरीका हो सकता है। रिसर्चर्स ने इसका एक पॉसिबल रीज़न ये बताया कि मील की एसिडिटी स्टार्च को डाइजेस्ट करने की स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकती है, यानी खाने से बनने वाला ग्लूकोज अचानक तेजी से ब्लड में आने की बजाय थोड़ा धीरे आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये स्टडी हेल्दी अडल्ट में हुई थी, इसलिए इसे डायबिटीज़ की मेडिसिन या क्योर नहीं कहा जा सकता। और अगर लेमन उपलब्ध नहीं है तो विनेगर एक और एसिडिक विकल्प है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है और कई क्लिनिकल ट्रायल्स को मिलाकर की गई सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में विनेगर को मील के साथ लेने पर पोस्ट मील ग्लूकोज और इंसुलिन रिस्पॉन्स में कमी देखी गई। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले अडल्ट्स पर हुई एक दूसरी मेटा एनालिसिस में भी कुछ स्टडीज़ में फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c में इंप्रूवमेंट पाया गया। लेकिन रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि स्टडीज़ छोटी थी और उनके रिजल्ट्स को सावधानी से समझना चाहिए। इसलिए विनेगर को भी मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि डाइट का एक छोटा सपोर्टिव हिस्सा समझना चाहिए। इसी तरह दही की बात थोड़ी अलग है। दही कोई एसिडिक ड्रिंक नहीं है, लेकिन ये एक फर्मेंटेड फूड है। रिसर्च में योगर्ट और दूसरे फर्मेंटेड डेयरी फूड्स का रेगुलर सेवन टाइप 2 डायबिटीज़ के कम रिस्क के साथ एसोसिएटेड पाया गया है। इसलिए अगर दही लें तो बिना एडिड शुगर वाला प्लेन कर्ड ज़्यादा बेहतर चॉइस है। मीठा फ्लेवर्ड योगर्ट या उसमें चीनी और शहद डालकर खाना अलग बात है। तो सिंपल बात याद रखिए, लेमन में सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड और दही में फर्मेंटेशन से जुड़े कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी अकेले हाई ब्लड शुगर को ख़त्म नहीं करता। इनका फ़ायदा तभी समझ में आता है जब ये एक ओवरऑल हेल्दी डाइट का हिस्सा हो। इन फूड्स का असल फ़ायदा यह है कि अगर आप इन्हें खाने से पहले या खाने के साथ लें तो जो खाना खाने से आपकी शुगर बढ़ती, ये फूड्स उस शुगर को बढ़ने से रोकेंगे। ऐसे ये फूड आपकी शुगर कंट्रोल में रखेंगे। इसी तरह जीरा पानी, हाँ जीरा यानी क्यूमिन पर हाई ब्लड शुगर के संदर्भ में कुछ ह्यूमन रिसर्च हुई है। हमारे किचन का ये बहुत साधारण सा मसाला ब्लड शुगर के मामले में भी रिसर्च का हिस्सा रहा है। क्यूमिन पर हुई एक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में 8 कंट्रोल्ड क्लिनिकल स्टडीज को शामिल किया गया था। रिसर्चर्स ने पाया कि क्यूमिन सप्लीमेंटेशन लेने वाले लोगों में कुछ स्टडीज में फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c में कमी देखी गई। यानी रिसर्च में जीरे से ब्लड शुगर मैनेजमेंट का एक पॉसिबल बेनिफिट्स दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, इन स्टडीज़ में इस्तेमाल किया गया क्यूमिन सामान्य खाने में डालने वाली थोड़ी सी मात्रा जैसा नहीं था, बल्कि अलग अलग स्टडीज़ में सप्लीमेंटेशन दिया गया था। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि रोज़ एक गिलास जीरा पानी पीते ही हाई शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए आप जीरा का इस्तेमाल दाल, सब्जी, सैलेड या दूसरे हेल्दी मील्स में मसाले के रूप में शामिल करना एक आसान तरीका है। जीरा पानी भी पिया जा सकता है, लेकिन आप एक बात अभी अच्छे से समझना कि अभी उपलब्ध एविडेंस जीरो को एक पॉसिबल सपोर्टिव फूड की तरह देखने की अनुमति देता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। और यही फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च में किसी फूड या स्पाइस से छोटा बेनिफिट मिलना और उस चीज़ को डायबिटीज़ का इलाज मान लेना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अब बात करते हैं लहसुन यानी गार्लिक की। लहसुन यानी गार्लिक के बारे में हाई ब्लड शुगर के संदर्भ में कुछ रिसर्च मौजूद हैं। गार्लिक सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, इसमें एलिसिन और दूसरे बायोटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। डायबिटीज़ के संदर्भ में गार्लिक पर कई क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं। एक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों पर गार्लिक के प्रभाव को देखा गया है और कुछ स्टडीज़ में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और HbA1c में हल्का इंप्रूवमेंट पाया गया। यानी लहसुन ब्लड शुगर मैनेजमेंट में कुछ सपोर्ट दे सकता है। रिसर्च में बेनिफिट के कुछ संकेत मिले हैं, इसलिए लहसुन का सबसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल यही है कि इसे अपने रोज़ के खाने में शामिल करें, जैसे दाल, सब्जी, चटनी या दूसरे हेल्दी मील्स में। तो लहसुन को एक सपोर्टिव फूड ज़रूर समझिए। इसी तरह दाल, चना और राजमा की यानी पल्सेस की बात करते हैं और लेग्यूम्स की। ये हमारे घर का बहुत सस्ता और आसानी से मिलने वाला फूड है, लेकिन हाई ब्लड शुगर में इनकी खासियत सिर्फ प्रोटीन नहीं है, इनमें फाइबर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये मील के बाद ब्लड शुगर के राइज को धीरे करने में मदद करते हैं। एक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में लेग्यूम्स खाने से ग्लाइसेमिक कंट्रोल पर छोटे लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट्स पाए गए, खासकर उन लोगों में जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ था। रिसर्च में पल्सेस को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स के रूप में भी देखा गया है।
यानी इनसे मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट्स कई दूसरे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स की तुलना में ब्लड शुगर को उतनी तेजी से नहीं बढ़ाता। और एक अच्छी बात, आपको हाई शुगर के लिए कोई महंगा स्पेशल फूड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारी घर की साधारण सी दाल, चना और राजमा ही एक हेल्दी डाइट का हिस्सा बन सकती हैं। ये ब्लड शुगर मैनेजमेंट को सपोर्ट करने वाले फूड्स हैं। तो दोस्तों, ये थे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले फूड की लिस्ट। अब जानते हैं कुछ बहुत ज़रूरी बातें जिन्हें जाने बिना हम अपनी हाई शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, पहली काफ़ी काम की बात है, वो है मील ऑर्डर, यानी खाना किस क्रम में खाते हैं। अगर आप हाई ब्लड शुगर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक आसान तरीका ये हो सकता है कि मील में पहले सैलेड या नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, फिर प्रोटीन और दाल, चना, राजमा और आखिर में रोटी या राइस जैसी कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें लें। कुछ क्लिनिकल रिसर्च में मील ऑर्डर बदलने से खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज स्पाइक कम होने की संभावना दिखाई देती है, खासकर जब वेजिटेबल्स और प्रोटीन पहले और कार्बोहाइड्रेट्स बाद में लिया जाए। और एक दूसरी काम की बात, खाने के बाद बैठने के बजाय थोड़ी हल्की एक्टिविटी करना। अगर आपकी हालत और डॉक्टर की सलाह इसकी अनुमति देती है तो मील के बाद थोड़ी देर वॉकिंग या हल्की फिजिकल एक्टिविटी पोस्ट मील ब्लड शुगर को कम रखने में मदद करती है। रिसर्च में पोस्ट मील एक्सरसाइज का ये फायदा देखा गया कि मसल ब्लड ग्लूकोज को इस्तेमाल करने लगती है। यानी एक छोटी सी आदत याद रखिए, पहले वेजिटेबल्स, फिर प्रोटीन, फिर रोटी या राइस और खाने के बाद थोड़ा चलना। हाई शुगर में ये छोटी आदतें किसी महंगी चीज़ से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकती हैं। नंबर 3, हाई शुगर में कुछ और छोटी काम की बातें हैं। ब्रेकफास्ट को बहुत देर तक टालना हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। अगर सुबह का खाना आपकी शुगर और दवाओं के हिसाब से तय है तो उसे अचानक स्किप ना करें। चौथी बात, लिक्विड शुगर से बचिए। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस और मीठी चाय की जगह पानी या बिना चीनी वाले ड्रिंक्स बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि लिक्विड कार्बोहाइड्रेट्स तेज़ी से ग्लूकोज बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, पांचवी बात, फ्रूट जूस की जगह पूरा फ्रूट खाइए, क्योंकि पूरे फ्रूट में फाइबर रहता है और पोषण कंट्रोल आसान होता है। छठी बात है, नींद को हल्के में मत लीजिए। लगातार खराब स्लीप ब्लड शुगर मैनेजमेंट को मुश्किल बना सकती है। और दोस्तों, सातवीं बात, अगर आप डायबिटीज़ की मेडिसिन या इंसुलिन लेते हैं तो अपनी शुगर को देखकर मेडिसिन खुद से कम या बंद मत करें। और सबसे ज़रूरी बात, हाई शुगर को कंट्रोल करने के लिए किसी एक नुस्खे की तलाश करने की बजाय रोज़ की छोटी छोटी हैबिट्स को लगातार फॉलो करना ज़्यादा असरदार तरीका है। और दोस्तों, आठवीं जो बात है वो यह है कि प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, खाने के बाद सिर्फ वॉकिंग ही नहीं, लंबे समय तक लगातार बैठे रहना भी हाई शुगर में मायने रखता है। अगर आप ऑफिस या घर पर कई घंटे लगातार बैठे रहते हैं तो हर 30 से 60 मिनट में कुछ मिनट के लिए उठकर चलना, सीढ़ियाँ चलना या हल्की एक्टिविटी करना एक आसान तरीका है। रिसर्च में छोटे छोटे एक्टिविटी ब्रेक से सिटिंग के दौरान ग्लूकोज और इंसुलिन रिस्पॉन्स बेहतर होने के संकेत देते हैं। और एक और काम की बात है, अपने खाने की मात्रा आँख के अंदाजे से नहीं, प्लेट देख कर तय करें। एक ही फूड अगर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में खाया जाए तो हेल्दी होने के बावजूद ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। इसलिए पहले प्लेट में वेजिटेबल्स और प्रोटीन की जगह तय करें, फिर रोटी या राइस की मात्रा रखें। यानी हाई शुगर में सिर्फ ये मत सोचिए कि क्या खाऊं, ये भी सोचिए कि कितना खाऊं, किस क्रम में खाऊं और खाने के बाद कितनी देर बैठा रहूं। यही छोटी छोटी चीज रोज की ब्लड शुगर मैनेजमेंट को काफी प्रैक्टिकल बना सकती हैं। अब दोस्तों, आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। अब अगर मुझे हाई ब्लड शुगर होती और मुझे सिर्फ 5 काम चुनने होते तो मैं क्या करता। पहला, खाने में एसिडिक चीज़ शामिल करता, मील में नींबू या सादा दही शामिल करता, विनेगर लेना हो तो उसे हमेशा अच्छी तरह डिल्यूट करके और सावधानी से लेता। और दूसरा काम मैं करता अपने खाने का ऑर्डर बदलने का, पहले सैलेड और वेजिटेबल्स, फिर दाल या चना जैसा प्रोटीन फाइबर वाला फूड्स और आखिर में रोटी या राइस खाता। तीसरा काम मैं करता, हर बड़े मील के बाद 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर करता। खाना खाने के बाद बैठने या लेटने के बजाय हल्की वॉक करता ताकि मसल ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकें। और चौथा काम मैं करता, कार्ब्स अकेले कभी नहीं खाता। रोटी, राइस या ब्रेड के साथ हमेशा दाल, चना, कर्ड, वेजिटेबल्स या नट्स जैसी चीज़ें ज़रूर खाता। कार्ब्स को कभी अकेले नहीं खाता। पांचवा काम जो मैं करता वो करता, सिनेमन को सिर्फ सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करता। थोड़ी मात्रा में सिनेमन को डाइट में शामिल करता, चाय के साथ चाय में डालकर पीता या अलग से जो है वो सिनेमन को बॉइल पानी में डालकर तब पीता चाय की तरह। दोस्तों, इसे शुगर कम करने की दवा नहीं माना जा सकता, लेकिन
ये एक सपोर्टिव ड्रिंक की तरह शुगर में बहुत फ़ायदा करती है। और अगर मुझे सिर्फ एक ही काम करना होता तो मैं खाने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक को सबसे पहले चुनता। ये आसान है, लगभग हर रोज़ किया जा सकता है और मील के बाद बढ़ने वाली ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है। तो दोस्तों, हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए किसी एक मैजिक फूड या ड्रिंक के पीछे भागने के बजाय इन छोटे छोटे और प्रैक्टिकल तरीकों को अपनाने से, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने से आपकी जो है वो शुगर कंट्रोल में आ जाएगी और कम भी हो जाएगी। और अगर आपको ऐसी ही सिंपल साइंस बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल हेल्थ एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल हेल्थ एजुकेटर मास को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में अपनी हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर बताइए। आज तक जिसने भी हमसे कमेंट में अपनी परेशानी पूछी है, हमने अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकी उसका जवाब देने की कोशिश की है। जवाब में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपका कमेंट 24 से 48 घंटे के अंदर ज़रूर देखा और जवाब दिया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी हेल्दी टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।